नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेपाल में बार बार विनाशकारी आपदा क्यों आती है। इसी पर चर्चा करेंगे। कभी भूकंप आती है तो कभी बाढ़ आता है, कभी भूस्खलन होता है तो कभी प्राकृतिक या लापरवाही की वजह से जो चीजें हैं वो गड़बड़ हो जाता है। आपको पता होगा कि नेपाल अभी फ्लड से जूझ रहा है कि 6-7 जिले जो है वो नेपाल के इस फ्लड में, इस बाढ़ में चपेट में आ गए हैं। हजारों लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ भारत के लोग भी हैं जो नेपाल गए हुए थे घूमने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और उनका भी अभी तक कोई था पता नहीं लगा पाया है। वीडियो अगर सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं वो वीडियो देखिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। जिस तरह से वीडियो है, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया गया, और इस कदर बाढ़ था कि घर 3 तल्ला 4 तल्ला मंजिला मकान भी बाढ़ में उड़ते चला गया, बहते चला गया। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े हाइड्रो पावर तिनके की तरह बहते नजर आए। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। नेपाल अक्सर विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से सुर्खियों में रहता है, खासतौर पर नेपाल चीन के सीमावर्ती इलाके में। विशेषज्ञों का कहना है कि पीछे की वजह नेपाल चीन सीमावर्ती हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक बनावट को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर झीलों की स्थितियों में परिवर्तन की वजह से इस क्षेत्र में बार बार हादसे होते रहते हैं। बुधवार सुबह रसुआ की भोटोकोसी त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण नेपाल के रसुआ, नुआकोट, धादिङ, गोरखा और चितवन सहित कई जिले में प्रभावित रहे। दरअसल तिब्बती क्षेत्र में कई ग्लेशियर लेक्स हैं और नेपाल की ओर ढलानदार क्षेत्र में कई बस्तियां होने के कारण इन झीलों के फटने और हिमस्खलन की वजह से नुकसान की आशंका बनी रहती है। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चीफ धर्मराज उप्रेती ने बताया, पिछले अनुभवों के साथ अगर समग्रता से देखें तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने और इसके कारण उस क्षेत्र में आया परिवर्तन ही इसका मुख्य कारण रहता है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की तरह इस बार भी त्रिशूली की बाढ़ का स्रोत नेपाली भूभाग नहीं था, बल्कि ये तिब्बत की तरफ जान पड़ता है। बुधवार सुबह अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के इलाके में को चपेट में ले लिया। हालांकि वरिष्ठ मौसमविद और जल और मौसम विभाग की प्रवक्ता विभूति पोखरेल का कहना है कि घटना के वास्तविक कारण के बारे में अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी ये समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान पुलचोक कैंपस के आपदा अध्ययन केंद्र के निदेशक बसंत अधिकारी इस समय चीन के सिचुआन में हैं और वहीं से घटना पर नजर रख रहे हैं। वो बताते हैं, घटना के तरीकों से ये संकेत मिलता है कि ये हिमस्खलन की घटना हो सकती है और यहाँ पानी पूरी तरह से नहीं निकलने के कारण जोखिम अभी भी बना हुआ है। ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि इसकी पुष्टि सैटेलाइट विशेषज्ञ विश्लेषण का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना है, पिछले समय में भी ऐसा बाढ़ घटनाओं में ग्लेशियर लेक के फटने और हिमस्खलन के कारण के रूप में देखा जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं क्यों बार बार होती है, तो उसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि विशेषज्ञ मानते हैं नेपाल और चीन के बीच की उत्तरी सीमा पर उच्च हिमालयी भूभाग फैला हुआ है। सीमा पार तिब्बत की पठार है, जबकि हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिमनदों और उनसे बने झीलों और नेपाल की तरफ जल ग्रहण क्षेत्र होने से ये प्राकृतिक जोखिम और जटिल हो जाता है। पिछले साल भी रसुआ क्षेत्र में बाढ़ आने से जनधन की क्षति हुई थी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सुदीप ठुकरी कहते हैं कि ग्लेशियर झीलों का टूटना और हिमस्खलन नेपाल चीन खासकर तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसमी और भौगोलिक जोखिम बना रहता है। खासकर मौसम के दौरान भारी बारिश, ग्लेशियर में होने वाले बदलाव और हिमस्खलन कम समय में ही बड़ी मात्रा में पानी और पत्थर मिट्टी निचले तटीय क्षेत्रों तक पहुंचा देते हैं। नेपाल की ओर से ढलानदार भूभाग में बस्तियां, सड़कें, पुल, जल विद्युत परियोजनाएं और अन्य बुनियादी ढांचे होने के कारण तिब्बत में हिमस्खलन होने या ग्लेशियर झीलों के फटने पर नेपाल की ओर के निचले तटीय क्षेत्रों में समय-समय पर क्षति पहुंचती रही है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार देखी गई है।
जानकारों के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का टूटना फूटना और हिमस्खलन होना नियमित और प्राकृतिक बातें हैं। ठुकरी कहते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पानी से कई झीलें बनी हुई है। उन झीलों में लगातार पानी का प्रवाह होता रहता है, इसलिए यदि झील का बांध जितना पानी संभाल सकता है उससे अधिक पानी जमा हो जाए तो भी विस्फोट जैसी स्थिति हो सकती है। वो कहते हैं इसी तरह झील में हिमस्खलन होने पर भी झील का पानी छलक कर बाहर आ सकता है। इसे भी ग्लेशियर झील में विस्फोट कहा जा सकता है। कभी कभी भूकंप के कंपन से भी झील की स्थिति में फर्क पड़ सकता है और कभी कभी लगातार बारिश होने की स्थिति में भी झील पर दबाव पड़ता है। इनमें से किसी भी कारण से अगर झील टूटती है तो एक विस्फोट जैसी स्थिति बन जाती है। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान पुलचोक कैंपस के आपदा अध्ययन केंद्र के निदेशक बसंत अधिकारी कहते हैं, बुधवार की घटना के संदर्भ में लेंदे खोला में हिमस्खलन से पानी रुकने की घटना का आकलन किया गया है, लेकिन बाढ़ आने से पहले खोला के अवरुद्ध होने और पानी का स्तर घटने की कोई जानकारी सामने नहीं आती दिखाई दे रही है। हिमालयी क्षेत्र में हिम झीलों के विस्फोट और हिमस्खलन की छोटी बड़ी मौसमी घटनाओं का होना त्रिभुवन विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ठुकरी असामान्य नहीं मानते हैं। हालांकि वे बुधवार को आई बाढ़ को दुर्लभ मानते हैं। वो कहते हैं घटना के जितने भी वीडियो सामने देखे गए उनमें पता चलता है कि यह बहुत बड़ी घटना है। नदी का जल स्तर सामान्य की तुलना में 15 से 20 फीट बढ़ा हुआ दिखाई देता है। रसुआ में मौजूद पत्रकार बीबीसी संवाददाता शक्ति माया तमांग ने उस क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों से ऐसी घटनाओं के बारे में बात की तो इस दौरान उन्हें बताया कि उन्होंने अतीत में इस स्तर की घटना कभी नहीं देखी। रसुआ में पिछले साल भी बाढ़ आई थी और उसमें जान माल की भारी क्षति हुई थी। उस समय अध्ययनों के सामने आया था कि लेंदे खोला के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हिम झील में विस्फोट हुआ था। सरकारी रिपोर्ट के जिक्र है कि अचानक आई बाढ़ नीचे की ओर बढ़ते हुए आसपास के पत्थर मिट्टी और रेत को अपने साथ बहाकर ले आई और भयानक हो गई। इससे भोटे कोसी नदी के क्षेत्र में सड़क, पुल, पावर प्लांट और आबादी वाले क्षेत्र के साथ ही बुनियादी ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा दिया। साल 2024 में ही सोलुखुंबु जिले के खुंबु पासाल हामू में ग्रामीण नगरपालिका के थामे नामक स्थान पर अचानक आई बाढ़ ने भी दर्जनों घरों को क्षति पहुंचाई थी। इसी तरह साल 2016 में कोदारी क्षेत्र में आई बाढ़ को भी काफी बड़ा माना जाता है। तिब्बत में हिम झील फटने के बाद आई बाढ़ से कोदारी तथा तातो पानी के भवनों, अर्निको राजमार्ग और ऊपरी भोटे कोसी जल विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। क्या इसे रोका जा सकता था? तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक ठकुरी बताते हैं कि ऐसी मौसमी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी बरतकर जलधन की क्षति को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा अब अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि पूर्व सूचना प्रणाली का इस्तेमाल शुरू हो गया है। हिम झील और आसपास के क्षेत्र में लगाए जाने वाले ऐसे सिस्टम झील के जल स्तर और बांध की स्थिति के बारे में रियल टाइम यानी कि तत्काल जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा यदि ऐसी घटनाएं के बारे में पूर्व जानकारी मिल सके तो मानवीय क्षति को कम किया जा सकता है। इसी तरह पुलचोक कैंपस के अधिकारी बताते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम उपयोगी हो सकता है, लेकिन अंतर्देशीय प्रकृति की घटनाओं के मामले में चीन के साथ सरकारी स्तर पर समन्वय बढ़ाना आवश्यक है। यदि बाढ़ नेपाल से ही उत्पन्न हुई होती तो हम यहीं से इसकी निगरानी कर सकते थे, लेकिन अभी जैसी घटनाएं दिखाई दे रही है इसके मामले में अंतर्देशीय सूचना प्रणाली को मजबूत करना होगा। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां ऐसी घटनाएं घटित होती है वहां मानव बस्तियां नहीं है। लोगों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करना कठिन होने के कारण सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करके उसी के माध्यम से निगरानी करनी चाहिए। वे बताते हैं अन्यथा सीमा से नीचे हमारी बस्तियां होने के कारण हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
नेपाल के कुछ नदी क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों में ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाने लगी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में इनका उपयोग अभी प्रारंभिक चरण में ही है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ठुकरी कहते हैं, इसके अलावा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके नदी किनारे की बस्तियों को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। जलधन की क्षति रोकने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसानी चाहिए, यही सबसे प्रभावी उपाय है। और इस तरह से नेपाल जो है एक बार फिर से पूरे के पूरे बाढ़ में समा गया है। नेपाल के 6-7 जिले जो है वो बहुत मतलब कि भयानक तरह से बर्बाद हुए हैं। लोग तो घर जब बह गया तो लोग वहां कहां से टिक पाएंगे। कुछ वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का लाश पड़ा हुआ है लवारिस, कि आप देख करके आपका रूह कांप जाएगा। आप अगर सोशल मीडिया पर वीडियो देख पा रहे होंगे तो आप लाइव जो है लोगों को बहते, लोगों को मरते देखे होंगे। नेपाल सरकार और चीन इस पर क्या कदम उठाती है ये नेपाल की सरकार ही बता पाएंगी, लेकिन फिलहाल नेपाल के लोग जो है वो परेशानी में है।